हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तो हैं जस्टिस रंजना देसाई जी, और ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो इनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, ये उसी की रिपोर्ट धामी जी को सौंप रही हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं that Uttarakhand shall be the first state to levy यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक चर्चा तो हमारी ये रहेगी कि जब ये चीजें लागू हो जाएंगी तो क्या क्या चीजें परिवर्तित होंगी उत्तराखंड में, और इसके जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है। तो इन दो चीजों पे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री एग्जाम के लिए भी, मेंस एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, और व्यवहारिक रूप से भी ये चीजें हमें जाननी चाहिए। ठीक है, तो इसी पे आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, खबर यह है कि उत्तराखंड शैल बी द फर्स्ट स्टेट टू लिवाई यूसीसी। उत्तराखंड में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। तो हमें जाहिर सी बात है कि ये जानना होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज़ है। तो इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसके जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सीक्स टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज टू रिप्लेस द डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज ऑफ एवरी रिलीजन pertaining to subjects such as marriages, divorce, adoption and inheritance। मतलब इसका ये है कि एक ऐसा यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए, ठीक है, जो इन सभी चीजों को क्या करे, पूरी तरीके से क्या करे, जस्टिफाई करे। ठीक है, जैसे कि कुछ चीजें हमें जान लेनी जरूरी है, ये कि जो हमारे जो सिविल लॉज हैं इंडिया में, वो जरूरी नहीं है कि भारत के हर हिस्से में एक समान हो। हाँ, अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, आपराधिक कानून उसकी बात करें, तब तो हमें लगभग वो एक समान नजर आता है, लेकिन इस केस में हमें वो एक समानता नजर नहीं आती। ठीक है, तो यही है क्या आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। अर्थात इसमें अगर हम बात को समझें तो इसके संवैधानिक प्रावधान भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट नजर हमको आता है, क्योंकि वो क्लैश करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, इसका उल्लेख इसमें है, आर्टिकल 44 में है, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, और उस भाग 4 का नाम है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक, सिद्धांत, जो हमें इस चीज में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात ये भी जान लेनी होगी कि डीपीएसपी में जो चीजें लिखी हुई हैं वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते। ठीक है, उनको जबरन लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, ये सिर्फ एक क्या है, सलाह है, किसको, कानून बनाने वाली संस्थाओं को, कि इसको आप लागू कीजिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इन न्यूज अबाउट यूसीसी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी क्यों न्यूज में है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कमिटी रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू यूके सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी। जैसा कि अभी हमने तस्वीर में देखा, कमिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजना प्रकाश देसाई। नाम याद रखने जैसा, एग्जाम में आ सकता है। और ये जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत करी है, ये 740 पेजों की है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 10,000 लोगों से संवाद किया गया था, और उस संवाद के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करी गई है। कमिटीज अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं सरकारों को, और सरकार उसको लागू करती है नहीं करती है, ये सरकार के ऊपर है। जो इसमें रिकमेंडेशंस दी गई होंगी, सरकार जरूरी नहीं है कि सभी को मान ले। ठीक है, तो इसकी स्क्रूटनी करी जाएगी। लॉ बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है, इसलिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीजें लागू होती हैं उत्तराखंड में, तो हम देखेंगे अखबार के माध्यम से जो चीजें निकल के आई हैं कि क्या क्या चेंज हमको देखने को मिलेगा। देखिए, राज्य में सभी धर्मों की बेटियों को उत्तराधिकार में बराबरी अधिकार मिल जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो। काफी इंपॉर्टेंट बात है। बेटियों की शादी की उम्र एक समान होगी, ताकि वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें। तो हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के तत्व हमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी सभी धर्म और पंथों में बेटियों की शादी की उम्र 18 वर्ष, बेटों की 21 वर्ष होगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन होते हैं,
लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर कोई कराए ही, ये अब अनिवार्य कर दिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही। पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी कि बहु विवाह पर रोक लगेगी। पॉलीगैमी पर रोकथाम भी इस चीज से की जा सकती है। उल्लंघन करने पर जो भी कानून बनाए जाएंगे उसके अनुसार सजा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है राज्य में। तो उत्तराधिकार में लड़के और लड़कियों का बराबर अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि लॉ ऑफ सक्सेशन, ये आपको पता ही होगा कि जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो पहले बेटियों को वे अधिकार प्राप्त नहीं थे। आप चाहे तो पूरे भारत के इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि महिलाओं की स्थिति कभी भी ठीक ठाक नहीं रही और उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जो बेटों को मिलता था, जो बेटों को मिलता है। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से यहाँ पर दोनों को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम समान रूप से लागू होगा। अब देखिए, बांझपन या नपुंसकता जैसे अपवाद का लाभ समान रूप से मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, और चाहे किसी भी धर्म की हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह शामिल करी गई है कि अनुसूचित जाति को यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या रखा गया है, फिलहाल बाहर रखा गया है। अब देखिए, सरकार ने या राज्य ने, जो कानून बनाने वाली संस्था है, वो एक वर्ग को बाहर रख रही है। हो सकता है कि मामला बहुत संवेदनशील हो, क्योंकि उत्तराखंड में या भारत के कई अन्य हिस्सों में कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं जिनके अपने नियम कानून है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 का उल्लंघन हो जाएगा अगर हम इसमें दखल देते हैं तो, क्योंकि हर धर्म के लोगों को, हर जनजाति के लोगों को उनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाने का, उनको संजो के रखने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, लेकिन बातचीत जारी होगी इसके बाद भी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को इसकी सेल्फ वैधानिक घोषणा करनी होगी। विवाह के बाद पति पत्नी साथ में रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का जो कल्चर है वो भी पिछले 2 दशकों में काफी डेवलप होते हुए हमने देखा है। इसकी भी घोषणा सार्वजनिक रूप से करनी होगी कि यस, वी आर लिविंग इन अ रिलेशनशिप, और इससे होने वाली जो अगर संतानें कोई पैदा होती हैं तो उनको भी वैध माना जाएगा। इस प्रकार से इन सब चीजों को के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। तो मामला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो पर्सनल लॉ है, खासतौर पर अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें, तो हो सकता है कि यहाँ पर इस चीज को लागू करने में वो दिक्कत हो। लेकिन और जो भी प्रावधान है जहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर अच्छी बात मानी जाएगी। देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में लागू होने के बाद ये कानून एक नजीर के रूप में स्थापित होता है, और हो सकता है कि धीरे धीरे ही सही, स्लोली बट श्योरली बाकी राज्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। फिलहाल यहाँ पास होना भी जरूरी है उत्तराखंड में। ठीक। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमको कीवर्ड देखने को मिला आज, तलाक के लिए कूलिंग पीरियड समान। तो आप देख लीजिए, जो कूलिंग पीरियड है ये क्या चीज है। तलाक के लिए कूलिंग पीरियड एक समान होगा। अभी हिंदू, बौद्ध, जैन के लिए तलाक का कूलिंग पीरियड कितना रखा गया है, 6 महीने का है, जबकि ईसाइयों में ये 2 साल का है। दैट इज द कूलिंग पीरियड। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कूलिंग पीरियड का संबंध किस चीज से है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो तलाक का जो कूलिंग पीरियड है वो 6 महीने का होता है हिंदुओं में, बौद्धों में और जैनों में, जबकि ईसाइयों में 2 साल का रखा गया है। तो इसके जरिए हम इस अंतर को भी कम करेंगे, सरकार इसको कम करेगी। ऐसा होगा जब यूसीसी लागू होगा तब। ओके। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर राज्यों को एक तरीके से आगाह भी किया है कि आर्टिकल 44 का इस्तेमाल करके एक समान रूप से एक संहिता तैयार करें। ठीक है, जिसके लिए ये 3 जो केसेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शाहबानो केस 1985 का, बहुत ही जाना माना, काफी चर्चा में रहता है हमेशा। सरला मृदुल केस 1995 का। सायरा बानो केस जो कि एक रीसेंट केस है, काशीपुर की ही महिला है उत्तराखंड की, उससे संबंधित था मामला, ये ट्रिपल तलाक वाला। तो हमारे पास रिलेटेड केसेस की भी 3 हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं, जिसमें आगाह किया गया है कि इस प्रकार से आप कानून बनाइए जिससे कि एक समान रूप से चीजें लागू हो जाए। ठीक है, लेकिन एक तरफ तो आर्टिकल 44 है और एक तरफ आर्टिकल 37 भी है जो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के जरिए, और एक तरफ फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25, 26 अंडर फंडामेंटल राइट्स क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्ट। 25 और 26
का जो आर्टिकल है उसका संबंध किस चीज से है? धर्म से है, ठीक है, रिलीजन से है, सेक्ट से है, तो वो अपने धर्म में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात अगर ये सब चीजें लागू होती हैं तो वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जा सकता है, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो हमें इन दो आर्टिकल्स को समझ लेना जरूरी है। एक पार्ट 4 में आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 44 में ये निर्देश दे दिए गए हैं। आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर द डीपीएसपी शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो इस तरीके से अगर चीजें 6 तारीख को विधानसभा के पटल पर रखी जाती हैं, मान लीजिए ये कानून पास हो जाता है सभा में और गवर्नर उसमें अपनी सहमति दे देते हैं, तो उत्तराखंड राज्य बन जाएगा पहला जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सनल लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, और कुछ चीजें तो उसमें लागू हो सकती हैं, लेकिन जो मैरिजेस डिवोर्स वाले जो केसेस हैं एक विशेष समुदाय में, वहां पर हो सकता है ये दिक्कतें आए। अब देखते हैं कि सरकार इस चीज से किस तरीके से निपटती है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लंबे समय तक चर्चा में रहेगा ये केस। ठीक है, तो अखबार इसके लिए पढ़ते रहिए, खबरों का पीछा करना सीखिए और देखते रहिए कि नए रोज रोज अखबार आएगा उसमें क्या क्या चेंजेस या क्या क्या खबर नई देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और इस न्यूज़ को और भी कई सारे सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर से, हिंदी न्यूज़पेपर से, और भी कई सारे चैनल्स हैं, बीबीसी देख सकते हैं आप इसके संबंध में। तो जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं यूसीसी के संबंध में उसको कीजिए, मेंस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही, टेक केयर।